पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भारत में मानसून के समय में चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो अगर आप डिग्री के अगर अक्षांश की दृष्टि से अगर आप देखें, तो अक्षांश की दृष्टि से 8 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत में मानसून समय में जो है वो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और यहाँ ऑप्शंस देखिए, 8 डिग्री से 13 डिग्री दिया है मतलब कि ये गलत है। 10 से 15 दिया है ये भी गलत है। 16 से लेकर के 21 दिया है ये भी गलत है। इसका मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 8 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, वो यहाँ से कुछ अंडमान निकोबार से होकर के गुजरती है। और 15 डिग्री की अगर बात करें तो 15 डिग्री जो है, ये यहाँ से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए गुजरती है। और इसी के बीच में जब दबाव में अंतर आता है तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है वो चक्रवातों का निर्माण होता है। और ये चक्रवात होते हैं ये पास वाले तटीय इलाकों में, जैसे कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इन्हीं क्षेत्रों में जो है वो भारी बरसात के कारण बनते हैं। अगर बात करें कि ये चक्रवात किस महीने में आते हैं, तो ये जो है वो मानसून के समय में, ये अक्टूबर नवंबर वाला जो महीना होता है उस महीने में ये आते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो है वो चक्रवातों की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादा चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अरब सागर में जो है वो बहुत ही कम चक्रवात देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद में जो लौट रहा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये हैदराबाद में लगभग 15 अक्टूबर के पास में पहुंचता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो ये हमारे भारत से आकर के जून महीने में टकराता है। और जून महीने में टकराता है और ये जो है वो धीरे धीरे सितंबर तक पूरे भारत में फैल जाता है। और पूरे भारत में ये बरसात करता है। लेकिन अक्टूबर महीने में फिर ये वापस लौटता है। जब ये वापस लौट रहा होता है तो यहाँ पर ये जब बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ से ये मॉइस्चराइज़र को ऑब्ज़र्व कर लेता है और ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर जब ये लौटता है, तो यहाँ पर ये जो कोरोमंडल वाला तट है, इस तट पर भारी बरसात करते हुए लौटता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हैदराबाद है जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और यही पूछ रहा था कि ये कब पहुँचता है, तो ये जो है वो लगभग 15 अक्टूबर में जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। आप ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये लौटते हुए किस राज्य में भारी बरसात करता है? तो यहाँ पर देखिए जितने भी किनारे वाले राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन क्षेत्रों में ये भारी बरसात करते हुए लौटता है। आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु में किस मानसून से सबसे ज़्यादा बरसात होती है? तो जो मानसून लौट रहा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उससे इस तमिलनाडु वाले राज्य में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग त्रिवार्था की बात करें कि आखिर में ये त्रिवार्था है कौन, तो जो त्रिवार्था है वो अमेरिका के यूएसए के एक भूगोलवेत्ता हैं, जिनका पूरा नाम जो है वो ग्लेन थॉमस त्रिवार्था है। और इन्होंने 1966 ईस्वी में पृथ्वी पर जितने भी वायुमंडल हैं, जितनी भी जलवायु है, जितनी भी प्रकार की जलवायु है, इसको इन्होंने कुल 6 भागों में बाँटा था। और इनका जलवायु का विभाजन किस-किस प्रकार से है, तो इनका जलवायु का विभाजन ए, बी, सी, डी, ई और एफ के रूप में है। जो इनका जलवायु का विभाजन ए है, ये भूमध्य रेखा को दर्शाता है और जो एफ है, ये जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाता है। और इन्हीं के अनुसार जो भारत की जलवायु है, ये जो है वो उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। आपसे पूछा जाता है कि जो भारत की जलवायु है, इसको त्रिवार्था के अनुसार क्या कोड दिया गया है? तो जो भारत की जलवायु है, इसको त्रिवार्था के अनुसार सीए कोड दिया गया है। क्या दिया गया है? सीए कोड दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो गंगा का जो मध्यवर्ती इलाका है, इसकी कौन-सी विशेषता नहीं है, वो हमें छाँटना है। तो सबसे पहली बात तो हमें गंगा का मध्यवर्ती इलाका पता होना चाहिए कि गंगा का मध्यवर्ती इलाका आखिर में है क्या? इसको आप मैप में देखिए, यहाँ पर ये जो है वो
गंगा नदी तंत्र है। यहाँ पर ये पूरा गंगा नदी का और इसकी सहायक नदियों का यहाँ पर पूरा विस्तार दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड, उत्तराखंड और यूपी का ये वाला इलाका जो है, इसे ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। और यहाँ से यूपी से लेकर के और बिहार तक, यूपी से लेकर के ये बिहार तक ये वाला जो इलाका है, इसे मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। और यहाँ से जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, इसे निचली गंगा का मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर हमसे मध्य गंगा के मैदान के बारे में पूछ रहा है कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि यह जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह तंत्र में स्थित है। क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है, इसमें गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियाँ आती हैं, जो कि यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कि इसका 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। तो ये भी सही बात है, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यूपी और बिहार में है। 2 राज्यों में इसका विस्तार है, यूपी और बिहार में। मतलब कि जो ऑप्शन डी में दिया है, ये भी बिल्कुल सही विशेषता है इसकी। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है कि यहाँ प्रति वर्ष 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है। क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मध्यवर्ती गंगा का इलाका है, यहाँ पर 75 से लेकर के 150 के बीच में बरसात औसतन होती है। मतलब कि जो ऑप्शन सी में दिया है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो तीनों की तीनों विशेषताएँ हैं इसकी। इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन-सा है? तो अगर हम लोग जीटी त्रिवार्था की बात करें, तो ये यूएसए के एक भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एम प्रकार की जलवायु में ऐसे क्षेत्रों को इन्होंने रखा है जहाँ पर की वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती हो और वहाँ का तापमान जो है वो मध्यम हो, ऐसे क्षेत्र को इन्होंने एम प्रकार की जलवायु में रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए कौन-सा ऑप्शन है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर मानसी नाम शहर स्थित है, जहाँ पर कि विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा हमारा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में और कौन-कौन सी जगहें हैं, जहाँ पर कि एम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों को आप फाइंड करिए जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? तो ज़्यादा बरसात जो है यहाँ पर देखेंगे तो जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट का इलाका है, ये भी किस में आएगा? तो ये भी जो है वो एम प्रकार की जलवायु में आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मेघालय का पठार है, ये भी एम प्रकार की जलवायु में आएगा। और इसके अलावा जो हमारा असम राज्य है, यहाँ पर भी बरसात ज़्यादा होती है और ये भी आता है एम प्रकार की जलवायु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा सागवान के जंगल कहाँ पर हैं? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, जो वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो 2022 ईस्वी में 2022 ईस्वी में 2021 वाली जो वन रिपोर्ट आई थी, इस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगल कितने परसेंट है? अर्थात भारत का जो क्षेत्रफल है, उसका कितना परसेंट भाग पर जंगल है? तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 24.62% जो है वो इतने क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन किस क्षेत्र में है? तो सबसे कम वन जो है वो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। किस राज्य में? तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं।
अगर पूछ ले कि परसेंटेज के हिसाब से भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये राज्य है मिज़ोरम। ये जो मिज़ोरम राज्य है, यहाँ पर परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगर पूछ ले कि मिज़ोरम का कितना परसेंट क्षेत्र वन से घिरा हुआ है, तो मिज़ोरम का लगभग 85 चौ साढ़े 84% 85.53% जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर वन पाया जाता है। इन सभी डाटों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाने का मतलब कि जब जाकर के समुद्र में मिलती है, तो उस क्षेत्र में जो सदाबहार वन बनता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? उस क्षेत्र को जो है वो सुंदरबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग सुंदरबन की बात करें कि जो सुंदरबन है, वो किन-किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो जो सुंदरबन है, ये भारत और बांग्लादेश के बांग्ला भारत और बांग्लादेश में ये जो है वो सुंदरबन फैला हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इन क्षेत्रों में ये सुंदरबन फैला हुआ है। अगर बात करें कि कौन-कौन नदियाँ प्रमुख रूप से इस डेल्टा का निर्माण करती है, तो इस डेल्टा का निर्माण करने वाले में एक गंगा नदी है और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा नदी। इन 2 नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ जो है ये मिल कर के इस सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है वो इसी सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका नाम सुंदरबन कैसे पड़ा? तो ये जो क्षेत्र है, ये डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुतायत में वृक्ष पाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। और ये जो सुंदरी वृक्ष है, इसी वृक्ष के नाम पर जो है वो इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांटेदार जंगल कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कांटेदार जंगल आखिर पाए कहाँ पर जाते हैं, तो कांटेदार जंगल ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि 70 सेमी से कम बरसात होती है। ऐसे क्षेत्रों में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए दिया हुआ है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जो तमिलनाडु है, यहाँ पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तब भी बरसात करता है, और जब लौट रहा होता है तब भी बरसात करता है। अर्थात तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तो पर्याप्त बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर कांटेदार जंगलों के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, यहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घास के मैदान, झाड़-झंखाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात ऐसी भूमि जो कि किसी का नहीं है, वो झाड़-झंखाड़, बंजर भूमि है, वैसी भूमि को क्या कहा जाता है? तो ऐसी भूमि को जो है वो अवर्गीकृत भूमि कहा जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अपर्गृहित भूमि ऐसी भूमि होती है जिस पर कि किसी का भी क्लेम नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का भी क्लेम नहीं होता है, किसी समुदाय का भी क्लेम नहीं होता है और सरकार भी उस पर क्लेम नहीं करती है। वैसी भूमि को जो है वो अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए में देखिए, इसमें दिया है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन क्या होते हैं? तो अगर हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसको सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और क्यों प्रतिबंधित किया जाता है? इस क्षेत्र में या तो कोई जानवर होता है जिसके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या फिर कोई पेड़ पौधा होता है जिसको संरक्षित करने के लिए ये क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसमें मानव के गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को जो है वो सुरक्षित वन की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होते हैं? तो ये भी वन के ऐसे ही क्षेत्र होते हैं जिसको कि सरकार रेस्ट्रिक्ट कर देती है, किसी भी पेड़ पौधे के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए। लेकिन इन क्षेत्रों में मानव की गतिविधियां भी चालू रहती हैं, मतलब कि मानव का आवागमन भी रहता है, यहाँ से लकड़ियां भी लाई जा सकती हैं। ऐसे क्षेत्र को जो है वो संरक्षित वन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय वन की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर कि
गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो और उसके साथ-साथ वहाँ पर वर्षा भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसे क्षेत्रों में जो वन निकलते हैं, उन्हीं वनों को जो है वो उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। तो भारत में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि गर्मी भी ज़्यादा है और बरसात भी ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक। क्या यहाँ पर गर्मी है? तो बिल्कुल गर्मी है। यहाँ पर बरसात होती है? तो हाँ, बरसात भी होती है। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन बी को देखिए हिमाचल प्रदेश। क्या यहाँ पर गर्मी है? नहीं है। मतलब कि ये जो है वो उष्णकटिबंधीय वन में नहीं आ सकता। ऑप्शन सी को देखिए इसमें दिया है केरल। क्या केरल में गर्मी है? हाँ है। क्या बरसात होती है? हाँ होती है। मतलब कि जो ऑप्शन सी में केरल दिया है और ऑप्शन ए में कर्नाटक दिया है, ये दोनों के दोनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें भारत में, तो भारत में ये कहाँ-कहाँ पर पाए जाएँगे? तो इसको आप मैप से देखिए। मैप से कहाँ-कहाँ पर पाए जाएँगे? तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? तो भारत में गर्मी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत वाले इलाके में गर्मी होती है। और बरसात की बात करें तो बरसात कहाँ पर होगी? तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट है, इससे बादल टकरा करके इन क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात करते हैं। मतलब कि ये वाला जो इतना इलाका होगा, ये सारा का सारा इलाका कैसा होगा? ये सारा का सारा इलाका जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होने वाला है। और ये इलाका कौन-सा है? तो ये जो है वो पश्चिमी घाट का है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में भी ज़्यादा बरसात होती है और यहाँ पर भी गर्मी होती है। इसके अलावा जो हमारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये भी सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 1952 में जो हमारा राष्ट्रीय वन नीति आया था, इसमें कहा गया कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग इस रिपोर्ट की बात करें कि इस रिपोर्ट के तहत जो भारत का वन क्षेत्र है, इसको कितने भागों में बाँटा गया? तो इसको जो है वो कुल 4 भागों में बाँटा गया था। ये भाग कौन-कौन से हैं? तो पहला वाला जो भाग है, इसको इसमें जो है वो राष्ट्रीय वनों को रखा गया है। अर्थात जो पहला वाला भाग है, इसको राष्ट्रीय वन में बाँटा गया है। जो दूसरा वाला भाग है, इसमें संरक्षित जो वन होते हैं, जो संरक्षित वन होते हैं, उसको रखा गया है। जो तीसरा वाला भाग है, इसमें गाँव के वनों को रखा गया है और जो चौथा वाला भाग है, इसमें वृक्ष भूमि को रखा गया है। इस तरीके से भारत के सभी वनों को 4 भागों में जो है वो 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के तहत बाँटा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन-सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? भूस्खलन प्रवृत्त का मतलब क्या? कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि भूस्खलन नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो अच्छा अगर हम लोग बात करें कि भूस्खलन कैसे क्षेत्रों में होता है, तो भूस्खलन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर कि उच्चावच जो जी ज़्यादा होता है। मतलब कि जहाँ पर पहाड़ी-वहाड़ी वाला इलाका होगा वहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होगा। तो इसमें से देखिए कौन-सा ऑप्शन जो है जहाँ पर कि भूस्खलन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी घाट। क्या पश्चिमी घाट पहाड़ी वाला इलाका है? तो हाँ, बिल्कुल पहाड़ी वाला इलाका है मतलब कि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। मतलब कि ऑप्शन ए में जो दिया है ये भूस्खलन वाला ही क्षेत्र है। ऑप्शन बी को देखिए इसमें दिया है पूर्वी घाट। क्या पूर्वी घाट में भी पहाड़ी वाला इलाका है? तो हाँ, ये भी पहाड़ी वाला इलाका है पूर्वी घाट मतलब कि यहाँ पर भी भूस्खलन हो सकता है। ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पर दिया है हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी जो क्षेत्र है ये तो पूरा का पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। मतलब कि यहाँ पर भी भूस्खलन हो सकता है। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि भूस्खलन नहीं हो सकता है? यहाँ पर देख रहे हैं तीनों क्षेत्रों में ऑप्शन ए और बी और सी तीनों में भी भूस्खलन हो सकता है। इसका मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अगर हम लोग बात करें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारत का कौन-सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो भारत का जो पूर्वी तट है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। और ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन बी में कोरोमंडल जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा।
अगर आप मैप में देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये आते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो यहाँ पर आस-पास वाले जो इलाके हैं, इन्हीं को ये प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो भारत का पूर्वी तट है, इसी को ये प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोंकण तट की, तो कोंकण तट यहाँ पर पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, ये है कोंकण तट। कौन-सा है? कोंकण तट है। और इधर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक और केरला वाला जो तट है, ये होता है मालाबार तट। और यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु और जो आंध्रा वाला जो तट होता है, ये होता है कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर वाला जो तट है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर देखिए कौन से तट पर ये प्रभावित कर सकता है, तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इसको ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित करने वाले हैं। ये कोंकण तट और मालाबार तट जो है वो इससे प्रभावित होने वाले इलाके नहीं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात हीट वेव क्या होता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, वो हमें चूज करना है। चलिए देखते हैं। कथन एक दिया हुआ है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव का नाम दिया जाता है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि मैदानी इलाके में जब टेम्परेचर 30 नहीं बल्कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है और उन क्षेत्रों में जब हवा चलने लगती है तब उसको जो है वो हीट वेव का नाम दिया जाता है। अतः जो कथन ए दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये जो है वो गलत दिया हुआ है। कथन 2 को देखिए, इसमें दिया है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब तापमान 40 नहीं बल्कि जब 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगता है और हवा चलने लगती है तो उसको जो है वो वहाँ पर हीट वेव का नाम दिया जाता है। मतलब कि जो कथन 2 दिया गया है ये भी गलत दिया हुआ है। मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों गलत हैं और दोनों के दोनों गलत दिया हुआ है ऑप्शन डी में। इसीलिए जो ऑप्शन डी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो मृदा का पलवार कहें या मृदा की मल्चिंग कहें, ये क्यों की जाती है? तो ये इसलिए की जाती है ताकि मृदा को नमी को बनाए रखें। इसीलिए जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग या पलवार की प्रक्रिया की जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर पलवार की हम लोग बात करें या मल्चिंग की बात करें कि ये होता क्या है? तो ये होता ये है कि खेतों में मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए उस पर क्या किया जाता है, तो उस पर जो है वो खरपतवार बिछा दिए जाते हैं या उस पर जो है वो प्लास्टिक बिछा दी जाती है, जिससे कि उस मृदा की नमी बनी रह सके। इसी को पलवार या मल्चिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? तो गंगा नदी का मैदान जो है, ये पूरी तरीके से जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, एलुवियल साइल से भरा हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जलोढ़ मृदा होती क्या है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है और उसको आकर के जब मैदानी इलाकों में उसका निक्षेपण कर दिया जाता है, तो इस तरीके से जिस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। अगर हम लोग जलोढ़ मृदा की बात करें कि जो जलोढ़ मृदा है, ये कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी मृदा जहाँ पर कि हर साल नदी ला कर के नया मिट्टी जो है वो निक्षेपित करती है, ऐसी जलोढ़ मृदा को जो है वो खादर जलोढ़ मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर मृदा कहा जाता है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि अब नदी नहीं पहुँच पाती है, पहले किसी ज़माने में वहाँ पर नदी के द्वारा मिट्टी ला कर के निक्षेपित किया गया था, लेकिन अब बाढ़ की स्थिति में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है वो बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। और अगर हम लोग जलोढ़ मृदा की बात करें, तो जो जलोढ़ मृदा होती है, ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा में पोटेशियम की प्रचुरता होती है। इस मृदा में चूना के इस मृदा में जो है वो चूना की भी प्रचुरता होती है और इसके अलावा इस मृदा में जो है वो फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये मृदा जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा की अगर हम लोग बात करें तो जो काली मृदा है ये भारत में, जो भारत का प्रायद्वीपीय इलाका है वहाँ पर ये प्रचुरता से पाई जाती है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है और यहाँ पर काली मृदा जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है, या इसमें दिया है गुजरात, और ये जो गुजरात है यहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर काली मृदा नहीं पाई जाती, बल्कि यहाँ पर जो है वो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, और इसके अलावा यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर काली मृदा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये हैं दोनों के दोनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग काली मृदा की बात करें कि ये जो काली मृदा है इसे अन्य किस नाम से और जाना जाता है? ये जो काली मृदा है, इसको रेगुड़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगुड़ मृदा। और इसके अलावा इसको चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जो काली मृदा होती है, इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो जो काली मृदा होती है, इसमें लोहा की प्रचुरता होती है। लोहा के साथ-साथ इसमें कैल्शियम की भी प्रचुरता होती है, इसमें चूना भी पाया जाता है। और कैल्शियम के साथ-साथ इसमें पोटाश की भी प्रचुरता होती है। इसीलिए इसमें बहुत सारे फसलें जो हैं वो अच्छी होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि काली मृदा में कौन-कौन सी फसल होती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो काली मृदा है इसमें सबसे अच्छी ज़्यादा मात्रा में जो है वो कपास होता है। कपास के अलावा इन क्षेत्रों में गन्ने की भी खेती होती है। गन्ने के अलावा यहाँ पर तंबाकू की भी खेती होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मूँगफली की भी खेती होती है, गेहूँ की भी खेती होती है, यहाँ पर बाजरे की भी खेती होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी काली मिट्टी में उपजाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी जो है वो मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, लेटराइट जो मिट्टी है वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की वर्षा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ की मिट्टी जो है वो दलदली हो जाती है। ऐसी मिट्टी को जो है वो लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टी जो है वो ऐसे ही क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बरसात होती होगी। तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। इसीलिए यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो यहाँ पर जो है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भारत में और कौन-कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? इस मेघालय के अलावा महाराष्ट्र वाला जो इलाका है यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र वाले इलाके में जो सह्याद्री पर्वत है, इसके पश्चिमी वाले इलाके में बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी जो है वो दलदली हो जाती है और इसको जो है वो लेटराइट कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा और कौन-सा क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र के अलावा हमारा जो केरल राज्य है यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर लेटराइट मृदा की हम लोग बात करें तो ये जो लेटराइट मृदा होती है इसका रंग जो है वो किस कलर का होता है? तो इसका रंग जो है वो लाल रंग का होता है। और लाल ये होता क्यों है? ये लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है वो लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये मिट्टी जो है वो लाल कलर की दिखाई देती है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो लेटराइट मृदा होती है इसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो ये जो लेटराइट मृदा होती है, इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है। किस चीज़ों की? जैविक पदार्थों की। और कमी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ही ज़्यादा होती है और बरसात ज़्यादा होने की वजह से ये पानी के साथ जो है वो मिट्टी में नीचे प्रवाहित हो जाता है, जिससे कि इसके ऊपरे वाली सतह पर जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कौन-सा कथन सही है, वो हमें छाँटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो धारवाड़ चट्टान चट्टान की जो संरचना है, इसमें प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है। अगर धारवाड़ की हम लोग बात करें तो जो धारवाड़ चट्टान है, यह एक अवसादी चट्टान है। और यहाँ पर क्या-क्या मिलता है? तो यहाँ पर जो है वो चूना पत्थर पाया जाता है, यहाँ पर बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे मेटल्स भी निकलते हैं धारवाड़ चट्टान से, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है।
ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिया है कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। क्या यह सत्य बात है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभ्रक के लिए कोडरमा ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग अभ्रक की बात करें कि अभ्रक आखिर में होता क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, तो जो अभ्रक होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों को भी बनाने में इस अभ्रक का उपयोग किया जाता है, जो कि कोडरमा से निकाला जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? तो जो मृदा अति क्षारीय होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो अति क्षारीय मृदा है उसको सुधारने के लिए उसमें कार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाना चाहिए। इसीलिए जो ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बनिक पदार्थ, ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, यहाँ पर तो अति क्षारीय जो मृदा है इसको कार्बनिक पदार्थ मिला करके सही कर लेंगे। लेकिन जो मृदा अति अम्लीय है, जो मृदा अति अम्लीय है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो जो मृदा अम्लीय होती है उसमें चूना मिला करके उस मृदा को ठीक किया जा सकता है। चूना का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इस अम्लीय मृदा में मिला करके इस भूमि को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है।